हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि फाइनेंशियल मॉडल होता क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप दैट इज स्टेप नंबर 2 में हम सीखेंगे कि कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज किया जाता है। और ये स्टेप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है हिस्टोरिकली ये समझ में आ जाता है अच्छे से, तो ये होगा सॉलिड फाउंडेशन आपके प्रोजेक्शंस के लिए। तो इस स्टेप को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसको बड़े ही ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा स्टेप नंबर 2। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम करने वाले हैं स्टेप नंबर 2, एनालाइजिंग द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इससे पहले कि हम ये चीज़ स्टार्ट करें, आप इंश्योर करो कि आपके पास एक केस स्टडी और फाइनेंशियल मॉडलिंग टेम्पलेट है। जिन्होंने अभी तक के डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज़ आप इसको डाउनलोड कर लें, बिकॉज़ इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि ऑल द स्टेप्स, स्टेप नंबर 2 ऑनवर्ड्स, हमें केस स्टडी और टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी। सो केस स्टडी ऐसी दिखती है और टेम्पलेट एक्सेल का टेम्पलेट है जिस पे हम फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे। इसकी लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो उसको यूज़ करके आप ये प्लीज़ डाउनलोड कर लें फटाफट। अब अज्यूम करते हैं कि आपने डाउनलोड कर लिया है, तो लेट्स नाउ स्टार्ट विथ हिस्टोरिकल एनालिसिस। सो पहली चीज़ तो हमें ये करना पड़ेगा कि ये कंपनी के बारे में समझना पड़ेगा, राइट? तो ये इन्फॉर्मेशन हमने एफएक्स सॉल्यूशन के बारे में केस स्टडी में डाली हुई है। सो लेट्स गो थ्रू दैट। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी एपेक्स सॉल्यूशन के बारे में। सो ब्रॉडली अगर आप पढ़े तो इसके 5000 एम्प्लॉयज़ हैं और 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और आईटी सर्विसेज। ठीक है? मिशन विजन बेसिकली आप इसको इग्नोर कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट सेगमेंट के बारे में और ज़्यादा डिटेल में देखें तो हमें और इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एपेक्स सॉल्यूशन बेसिकली टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, राइट? अब इसके पोर्टफोलियो में सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में कौन-सा है? एंटरप्राइज़ सॉफ्टवेयर, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं कंपनीज़ के लिए, अलग-अलग क्लाइंट्स के लिए करते हैं। क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस हैं। क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? जैसे कि आप जीमेल यूज़ करते होंगे, तो वो भी एक क्लाउड बेस्ड है, राइट? सो आप फिज़िकली कुछ चीज़ स्टोर नहीं कर रहे हो, आप सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे स्टोर कर रहे हो, क्लाउड बेस्ड। सो लाइकवाइज़ ये लोग बिज़नेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं कंपनीज़ को, सो उसको ये क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ हो गई हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में आपको समझना पड़ेगा कि हार्डवेयर क्या होता है। फिज़िकल हार्डवेयर है ये, कंप्यूटर से रिलेटेड। सो सर्वर्स हो गए, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स हो गए, पेरिफेरल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर में आती है। अब आईटी सर्विसेज में बेसिकली ये हो गया कि अच्छा, किसी कंपनी के लिए आपने कंसल्टिंग कर ली, या फिर आप उनको मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में आप उनकी सर्विसेज कर रहे हो, या उनकी सिक्योरिटी देख रहे हो टेक्नोलॉजी की। तो ये सारी चीज़ें सर्विसेज सेक्टर, आईटी सर्विसेज में आती है। तो ये 3 इनके प्राइमरी सेगमेंट्स हैं, ठीक है? अब मैंने पिछली बार डिस्कस किया था कि अच्छा, आप जो हो इक्विटी एनालिस्ट हो कैपिटल पार्टनर्स के, और कैपिटल पार्टनर्स इक्विटी रिसर्च फर्म है। अज्यूम कर लो कि बहुत ही स्पेशलाइज्ड फर्म है और आपको इसका फाइनेंशियल मॉडल बनाना है, ठीक है? नाउ स्टेप नंबर 1 वाज़ कि आपको डेटा कलेक्शन करना था, जो हमने ऑलरेडी करके दिया हुआ है, राइट? आप अगर देखोगे, अगर इस टेम्पलेट में, तो ये सारा डेटा, हिस्टोरिकल इनकम स्टेटमेंट, ये डाला है, राइट? आपको डालना पड़ेगा। अगर आप किसी नई कंपनी जैसे स्विग्गी या मैकडॉनल्ड्स का अगर आप फाइनेंशियल मॉडल बनाने वाले हो, तो सबसे पहले आपको यही काम करना होगा, कॉपी पेस्ट। अब ये बोलोगे गधे मजदूरी वाला काम है वो, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, इसी से आप सीखोगे। आपको ये करते-करते ही समझ में आएगा कि भाई कॉपी पेस्ट का इम्पोर्टेंस इसमें कितना ज़्यादा है। क्या होता है कि आप करोगे, जैसे-जैसे आप करते जाओगे, हर साल का डेटा डालते जाओगे, आपके दिमाग में वो नंबर्स आते जाएँगे कि अच्छा, ये नंबर्स इसमें इस कंपनी में यहाँ पे है। ये इम्पोर्टेंट डेटा है। ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये नहीं मिल रही है। सो इसलिए इसको आप इतना इग्नोर ना करें। आप इसको डाउनलोड ज़रूर करें और कॉपी पेस्ट करने की कोशिश पूरी करें। इस केस स्टडी के लिए हमने आपको ऑलरेडी काम करके दिया हुआ है, लेकिन अगर आप कोई नई कंपनी के लिए बनाते हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा।
इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना हिस्टोरिकल एनालिसिस। सो पहली चीज़, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इनकम स्टेटमेंट को चुनें। इनकम स्टेटमेंट के एनालिसिस से आपको काफ़ी कुछ कंपनी के बारे में पता चलेगा, उसके बिजनेस मॉडल के बारे में पता चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट में स्टार्ट करना है तो कहाँ से स्टार्ट करोगे आप स्टार्ट करोगे टॉप लाइन नंबर। टॉप लाइन क्या होता है? टॉप पे टोटल रेवेन्यू या टोटल सेल्स, उसको हम टॉप लाइन, क्योंकि वो इनकम स्टेटमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के सबसे ऊपर मिलता है हमें। ठीक है, तो आपने रेवेन्यू नंबर्स देखे इसमें, है ना? एक चीज़ तो दिख रही है कि रेवेन्यू ग्रो कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखोगे तो उसकी करस्पॉन्डिंग कॉस्ट क्या है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो भी ग्रो कर रही है। सिमिलरली अगर हम नीचे आते जाएंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस हैं, जैसे सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस भी हैं उसके। सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस होते क्या है? अच्छा, सेल्स के लिए जो पैसा लगेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो पैसा लगेगा, वो पैसा इसमें इंक्लूडेड होता है। और फिर डेप्रिसिएशन भी है, अमोर्टाइजेशन भी है, और उसके बाद में अगर हम देखेंगे और अदर कॉस्ट जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, तो फाइनली टैक्स पे करने के बाद में इनकम टैक्स का जो प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट, वो है 4375 फॉर एक्चुअल्स वन। ठीक है, तो मोटा मोटा हमें दिख रहा है कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। अब ये कितनी प्रॉफिटेबल है, मतलब कि अगर ये 100 रुपए का सेल्स बनाती है तो प्रॉफिट कितना होता है? 1 रुपए है कि 10 रुपए है कि 50 रुपए है, या फिर लॉस कर रहा है? तो ये तो हमें पता नहीं चलता इनकम स्टेटमेंट से। इसके लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट हम इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं मार्जिन्स। अब ये 5 टाइप के मार्जिन्स इंपॉर्टेंट होते हैं इनकम स्टेटमेंट में। पहला तो होता है ग्रॉस मार्जिन। अब ग्रॉस मार्जिन जो परसेंटेज टर्म्स हैं हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। पहले तो आप ये समझ लें कि ग्रॉस मार्जिन होता क्या है। ग्रॉस मार्जिन का मतलब ये होता है कि आप फॉर्मूला देखें, सेल्स दैट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये टोटल लेवल पे है कि आपने जो सेल्स कमाया है और उसका कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट सेल्स जो है, अगर आप उसको माइनस करेंगे तो ग्रॉस मार्जिन होगा। अब आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैकडॉनल्ड्स का। मैकडॉनल्ड्स में जो सेल्स होती है वो आपको पता है क्या होती है, राइट? बर्गर्स होते हैं, है ना? राइट, फ्रेंच फ्राइज होते हैं, तो ये सब सेल्स में जाएंगे। अब डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होगी? अभी बर्गर बनाने के लिए जो भी ब्रेड की कॉस्ट होगी, पोटैटो की कॉस्ट होगी, अनियन की कॉस्ट होगी, वेजिटेबल्स की कॉस्ट होगी, वो सब डायरेक्ट कॉस्ट में जाएगा। तो अगर उसकी कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ग्रॉस मार्जिन। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल डायरेक्ट कॉस्ट जो भी जाएगी, उसको हमें माइनस करने के बाद मिलेगा ग्रॉस मार्जिन। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनकम स्टेटमेंट में, वो है एबिडा। एबिडा क्या होता है? एबिडा का फुल फॉर्म है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सो बेसिकली अगर आप ये इंफॉर्मेशन को पता कर पाते हैं इनकम स्टेटमेंट से तो वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलती है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ऐसे। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस मार्जिन माइनस योर सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस। सो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, टैक्सेस और इंटरेस्ट के पहले जो भी अमाउंट आएगा वो बेसिकली आपका एबिटा होगा। तो इसके नीचे आप देख सकते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट इनकम है और टैक्सेस है। इसके पहले के नंबर को हम बोलते हैं एबिटा। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? अगर आप देखेंगे तो ये नंबर काफ़ी क्लोज होता है कैश फ्लो के नंबर के पास। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, जो मतलब प्राइमरी बिजनेस से जो पैसा कमाया जाता है, वो नंबर ये दिखाता है मोटा-मोटा। सो इट इज़ नॉट एग्ज़ैक्ट, बट मोटा-मोटा आप बोल सकते हैं कि ये कंपनी के पास इतना कैश आता है। अगर आपको एग्ज़ैक्ट नंबर चाहिए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से देखेंगे। अब यहाँ ईबीआईटी का अगर आप फ़ॉर्मूला देखोगे तो दिस इज़ एबिटा माइनस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का एक्सपेंस को निकाला गया है। अब आप डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन स्पेसिफिक सोचो तो ये जो होता है नॉन कैश एक्सपेंस है, क्योंकि डेप्रिसिएशन कहाँ से आता है? अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, प्लांट खरीदा है, इक्विपमेंट खरीदा है, तो आपने पैसे आए तो आपने पहले ही पे कर दिए, लेकिन आप उसको एलोकेट करते हो ईयर ओवर ईयर, इसलिए हमें डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ किया जाता है। बट ये एलोकेशन में प्रोसेस में ये जो एक्सपेंस आता है इनकम स्टेटमेंट में, ये नॉन कैश होता है। सिमिलरली अमोर्टाइजेशन भी नॉन कैश होता है। बट ईबीआईटी को हम लोग कई बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, और इसलिए हमें एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो एक टर्म जिसको हम बोलते हैं ईबीटी, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस, और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस भी बोलते हैं इसको, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस। अब ये टर्म से क्या पता चलता है कि अच्छा आपने टैक्स पे करने के पहले तक की आपकी क्या इनकम रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है? ये बेसिकली ईबीआईटी में से इंटरेस्ट एक्सपेंस को आप माइनस कर देंगे तो आपको ईबीटी मिलेगा या अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस मिलेगा, ठीक है। फाइनली जब नेट इनकम या नेट प्रॉफिट की बात आती है तो वो क्या होता है? अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस माइनस जो आपने टैक्स पे किया है अपने प्री टैक्स इनकम पे। तो जो भी टैक्स ब्रैकेट में कंपनी आती है उस हिसाब से टैक्स पे किया जाता है और अल्टीमेटली जो बच जाता है वो उसको हम नेट प्रॉफिट या नेट इनकम बोलते हैं। तो इसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि 5 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो एनालिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है: ग्रॉस मार्जिन, एबिडा, ईबीआईटी, ईबीटी और नेट इनकम। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि 100 रुपए की सेल्स में से कितना ग्रॉस मार्जिन आता है, कितना ईबीआईटी आता है, कितना ईबीटी आता है, कितना नेट इनकम आता है और कितना ईबीआईटी आता है, तो हमें काफ़ी कंपनी के बारे में समझ में आएगा। इसीलिए हम अभी क्या करेंगे, हम इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ग्रॉस मार्जिन, एबिडा मार्जिन, बिट मार्जिन, ईबीटी मार्जिन और नेट इनकम मार्जिन। अभी मार्जिन हम इसको परसेंटेज टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे बिकॉज हमें चाहिए कि 100 रुपये में कितना कमाई हो रहा है, राइट। सो परसेंटेज टर्म्स को एक्सप्रेस करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, दिस इज ग्रॉस मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स। ओके, इसको हमें एक्सप्रेस करना है परसेंटेज में। एबिडा मार्जिन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? एबिडा डिवाइडेड बाय सेल्स। तो सारी जो टर्म्स है, सारी जो नंबर्स हैं यहाँ पे, इबिट को हम इबिट डिवाइडेड बाय सेल्स करेंगे, ईबीटी को इबिट डिवाइडेड बाय सेल्स करेंगे, नेट इनकम को नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स करेंगे। सो फॉर्मूला बहुत सिंप्लीफाइड है, कैलकुलेशन ही हमें बस करना होगा। तो लेट्स डू दैट। ग्रॉस मार्जिन कितना आएगा परसेंटेज टर्म्स में? देखते हैं। दिस इज 13,000, राइट। सो फॉर्मूला में क्या किया मैंने? इक्वल टू 13,000 डिवाइडेड बाय 25,500। तो ये कितना आ जाता है? 51%। तो अब समझ में आ रहा है कि अच्छा 100 रुपये में से आप अगर डायरेक्ट कॉस्ट हटा दोगे तो आपको कितने पैसे बचेंगे? 51 रुपीज़ बचेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। ओके, एबिडा मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। एबिडा मार्जिन में 9,000, राइट, डिवाइडेड बाय 25,500, ये कितना आता है? 35.3। एबिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स एंड एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज टर्म्स, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। ये आएगा ईबीआईटी कितना है? 7800 डिवाइडेड बाय 25,500, कितना आता है? ये 30.6%। ईबीटी मार्जिन क्या होगा फॉर्मूला इसका? वही सेम, ईबीटी डिवाइडेड बाय सेल्स। अब सेल्स और रेवेन्यू वर्ड थोड़ा सेम ही रहता है तो इसलिए मैंने सेल्स यूज किया हुआ है इसमें, ठीक है। सो ईबीटी 5700 डिवाइडेड बाय 25,500, है ना। सो दिस इज 22.4%। और नेट इनकम मार्जिन और प्रॉफिट मार्जिन जिसको हम बोलते हैं, ये कितना है? 4375 डिवाइडेड बाय 25,500, तो ये आ गया है 17.2%। तो अभी इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? 100 रुपये की सेल्स में कंपनी 17.2 रुपीज़ का प्रॉफिट बनाती है ना। ऐसे ही हम ईबीटी मार्जिन को इंटरप्रेट कर सकते हैं, ऐसे ही हम एबिडा मार्जिन को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये बात रही हमारी एक्चुअल ज़ुबान, ये पहले साल के बारे में। और अगर यही सेम फॉर्मूला को हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं बाकी दोनों साल के लिए तो हमारे कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। आप देख रहे हैं, राइट। अब ये कैलकुलेशंस तो बहुत इजीली हो गए, अब इसका इंटरप्रिटेशन भी समझ लेते हैं कि ईयर ओवर ईयर क्या हो रहा है। ग्रॉस मार्जिन कम हो रहा है ना, 51% से 50.8% हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे कि नेट इनकम मार्जिन जो प्रॉफिट मार्जिन है फिर भी बढ़ गया, 17.2% से वो 20.5% हो गया, है ना। तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इस कंपनी के बारे में। ये काफ़ी हेल्दी कंपनी है, मतलब 20% का प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी गुड प्रॉफिट मार्जिन फॉर दिस टाइप ऑफ अ कंपनी। तो ये तो हो गया इनकम स्टेटमेंट के एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, अगर आप देखोगे और आप ये भी सोच सकते हो कि अच्छा मुझे मार्जिन अगर सेगमेंट के लेवल पे निकालना है तो वो भी आप कर सकते हो, है ना।
वो हम करेंगे, लेकिन हम ये जब कॉस्ट को फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे तब हम ये इसके बारे में बात करेंगे। अभी केवल मैंने टोटल लेवल पे करके रखा है। अगर आप सेगमेंट के लेवल पे भी करते हैं तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अच्छा सॉफ्टवेयर सेगमेंट में कितना मार्जिन है, हार्डवेयर सेगमेंट में कितना होता है, आईटी सर्विसेज में कितना है, तो सब तीनों का डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, है ना? सो वो इन्फॉर्मेशन हमें लेकिन बाद में मिलेगी जब हम कॉस्ट का प्रोजेक्शन करेंगे। अभी ये फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या होता है कि बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारी चीज़ें और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं अगर आप एनालाइज़ कर रहे हो इस बैलेंस शीट को। तो पहला चीज़ जो इम्पोर्टेंट होता है वो है लिक्विडिटी रेशियो। अब आपने सुना ही होगा करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो क्यों इम्पोर्टेंट होता है? लिक्विडिटी रेशियो बेसिकली हमें ये समझने के लिए यूज़फुल होता है कि अगर इस कंपनी को अगले 1 साल तक के बिना किसी दिक्कत के चलाना हो, तो ये चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी? इस क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए हमें लिक्विडिटी रेशियो का कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, अभी हम सब समझेंगे। लेकिन लिक्विडिटी रेशियो मतलब कि अगर किसी कारण से कंपनी किसी का पेमेंट नहीं कर पाती है, तो मतलब लिक्विडिटी कम है। अगर कर पा रही है मतलब लिक्विडिटी अच्छी है। तो लेट्स डिस्कस इस कॉन्टेक्स्ट में पहला रेशियो करंट रेशियो, ठीक है? करंट रेशियो समझने के लिए अपने को 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। अब करंट एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स देख लेते हैं फटाफट। करंट एसेट्स में है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, रिसीवेबल्स है, इन्वेंट्री है। अभी करंट एसेट्स को करंट एसेट्स क्यों बोला जाता है? करंट एसेट्स को करंट एसेट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 1 साल के अंदर यूटिलाइज़ हो जाएँगे या फिर 1 साल के अंदर इनको अपन लिक्विड कर सकते हैं। मतलब कि आप जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ले लें, ठीक है? आपने $1200 या ₹1200 या 1200 करोड़ रुपए आपके बैंक में हैं, तो कभी भी आपको इतने कैश की ज़रूरत है तो आप इमीडिएटली 1 साल के अंदर इसको रिडीम कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने बिज़नेस में। अगर अकाउंट रिसीवेबल्स आपका करंट एसेट्स में मतलब कि ये जो है कैश में कन्वर्ट हो जाएगा विदिन 1 ईयर्स टाइम फ्रेम, है ना? 1 साल के अंदर आप इसको कर देंगे कन्वर्ट। इन्वेंट्री का भी सेम चीज़ है कि आप इन्वेंट्री को यूज़ करते हैं फाइनली अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, राइट? और प्रोडक्ट बनेगा, सेल्स होगी, तो ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को 1 साल का टाइम पीरियड लगेगा। इसलिए इसको करंट एसेट्स में डाला जाता है कि ये जो है, इसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर, इसलिए ये करंट एसेट्स बोला गया। ठीक है? ये तो समझ में आ गया। अगर हम करंट लायबिलिटीज़ के बारे में सोचें, तो जैसे हमने करंट एसेट्स के बारे में डिस्कशन किया, करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो आपको 1 साल के अंदर पे करनी है। तो इसमें क्या है, अकाउंट्स पेएबल्स, तो आपने मान लो सप्लायर्स से इन्वेंट्री खरीदी है। अब सप्लायर्स को आपको पैसा तो वापस देना होगा। अगर आपने कैश में नहीं खरीदा है तो पैसा वापस देना पड़ेगा, राइट? अब वापस देने का भी टाइम पीरियड होता है, बस थोड़ी है कि आप 2 साल, 5 साल, 10 साल जब भी मन किया दे दिया। अब इसलिए उसका क्लासिफिकेशन होता है 60 डेज़, 90 डेज़, 180 डेज़। तो ये अगर करंट लायबिलिटीज़ की तरह लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि विदिन अ ईयर आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट में आप ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो इसको करें कैलकुलेट, देखते हैं। 57400 सॉरी 5740 डिवाइडेड बाय 2200। अभी इससे अपने को क्या पता चलेगा? इसका रेशियो आता है 2.61। इसका मतलब ये है कि आपकी 1 रुपए की लायबिलिटी के लिए आपके पास 2.61 का करंट एसेट्स हैं। तो अगर आपको ये लायबिलिटी पे करनी पड़े, तो आपके पास इनफ एसेट्स हैं जो इंश्योर कर सकते हैं इसका पेमेंट, है ना? और इससे क्या होगा, अगर आप अपनी लायबिलिटीज़ को पे कर रहे हैं जो 1 ईयर से के टाइम पीरियड में ड्यू है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी 1 साल तक तो चल जाएगी, राइट? सो इसका मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। करंट एसेट्स आपके पास 2.61 टाइम्स हैं करंट लायबिलिटीज़ के, इसलिए आप सेफ हो।
इसी फॉर्मूले को अगर कॉपी करके बाकी दोनों साल में डाल के देखते हैं तो क्या होता है, आप देख रहे हैं कि ये नंबर इंक्रीज ही होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छी बात हो गई कि आपके करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, और करंट लायबिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी बात है कि भाई करंट लायबिलिटीज़ कम है। ठीक है, सो हेल्दी सिचुएशन टू बी इन। अभी नेक्स्ट टर्म जो लिक्विडिटी रेशियो के बारे में आता है वो ये है कि अगर आप ऐसा सोचें करंट एसेट्स को देख के कि भाई अच्छा ये इन्वेंट्री है, सर आपने तो समझाया कि भाई इन्वेंट्री को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेल्स करेंगे, फिर वो क्रेडिट में ख़रीदा होगा कस्टमर ने तो फिर भैया पैसे देगा, उस प्रोसेस को तो बहुत टाइम लग जाएगा, और अगर मेरा ड्यू है 60 डेज़ में तो मैं कैसे दूंगा, है ना? सो इन्वेंट्री को टाइम लगता है कन्वर्ट होने में कैश में। ठीक है, तो क्विक रेशियो क्या करता है, क्विक रेशियो इन्वेंट्री को एक्सक्लूड कर देता है। ऐसे टर्म्स जहाँ पे ऐसी जो करंट एसेट्स हैं जिनको टाइम लगने वाला है बहुत ज़्यादा, उसको एक्सक्लूड कर लेता है। मेनली तो इसमें इन्वेंट्री ही होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला में क्या आता है, फॉर्मूला में आएगा अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो मैं कैश ही लिख देता हूँ, एंड इसको लिख देते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका डिनोमिनेटर में वही सेम पूरी लायबिलिटीज़ रहेंगी। आप लायबिलिटीज़ को कम नहीं करोगे, लायबिलिटीज़ आपकी जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, बट इससे क्या होगा, आपने जो मोस्ट लिक्विड एसेट हैं जो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, आपने केवल उनको ही कंसिडर किया है। ठीक है, सो इसको लेके अब चलते हैं, कैलकुलेशन करते हैं क्विक रेशियो का। क्विक रेशियो अब कैसे होगा, फॉर्मूला में ब्रैकेट डालेंगे सबसे पहले ऊपर 1200 और 1440, राइट? तो ये हो गया हमारा करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, वो है 2200, तो कितना आ गया ये 1.2। तो इसका मतलब ये है कि आपको तो इन्वेंट्री छूने की भी ज़रूरत नहीं है, आप तो इन्वेंट्री यूज़ भी मत करो तब भी आप अपनी करंट लायबिलिटीज़ पे कर लोगे, क्योंकि 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के लिए जो आपका क्विक रेशियो जो है वो 1.2 है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ फॉर्मूले को, एंड देखते हैं कि ये तो बढ़ते जा रहा है, तो विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर एपेक्स सॉल्यूशन। और तीसरा क्या है, तीसरा है भाई कैश रेशो। अभी इस फॉर्मूला को क्या लिखें, क्योंकि इसका मतलब ही यही हो गया कि भैया अकाउंट रिसीवेबल्स भी हट जाएगा और केवल हम कैश पोजीशन को देख रहे हैं। सो कैश पोजीशन को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये आज की डेट में मुझे पेमेंट करने के लिए बोले करंट लायबिलिटीज़ को, तो मैं कितना परसेंटेज कर पाऊंगा। तो कैश रेशियो का चलो फिर भी फॉर्मूला लिख ही देते हैं, कैश इन कैश इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, 1200 डिवाइडेड बाय 2200, है ना? तो ये कितना आ गया 0.55। सो बेसिकली 55% आपकी जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो केवल कैश आप बैंक से निकालो और इमीडिएटली पेमेंट कर दो। तो विच इज़ अगेन अ वेरी हेल्दी साइन, अ वेरी गुड साइन। हालांकि ये रिड्यूस होते जा रहा है बट इट्स फाइन, इट्स मोर देन 50%, इट्स अ वेरी गुड सिचुएशन। सो ऑल इन ऑल हम देख रहे हैं कि लिक्विडिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी 1 साल तो डेफिनेटली चली जाएगी, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर द कंपनी। ठीक है, अब दूसरा एंगल होता है देखने का लीवरेज रेशियो। कई बार क्या होता है कि आपने इस कंपनी को कैसे फाइनेंस किया है, अगर आप उसको नोट करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इंटरेस्ट का पेमेंट कितना आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंटरेस्ट का पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो एक रेशियो होता है डेट टू इक्विटी। अब आप ये सोचो कि किसी भी कंपनी को चालू करने के लिए 2 चीज़ें लगेंगी, या तो आप बैंक से लोन लोगे पैसे का, या तो अपना खुद का पैसा लगाओगे। खुद का पैसा लगाएंगे तो हम उसको इक्विटी बोलते हैं, बैंक से पैसा लेंगे तो क्या बोलेंगे, डेट बोलेंगे या लोन बोलेंगे। ऑब्वियसली काफ़ी सारी कंपनीज इतनी बड़ी स्केल पे ऑपरेट होती हैं कि कुछ पार्ट अपना खुद का लगता है और कुछ पार्ट बैंक से आता है। तो ये अगर हम ऑब्जर्व करें कि अच्छा डेट कितना है और इक्विटी कितना है, उससे हमें पता चलेगा कि अच्छा ये मैनेजेबल है कि नहीं है, और अगर ये मैनेजेबल है तो फाइन एंड गुड, अगर नहीं है तो भाई ये थोड़ा रिस्की हो सकता है ना? सो रिस्की बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो पेमेंट करना ही है, प्रिंसिपल का पेमेंट करना ही है, ईएमआई आपको देनी ही देनी है, तो आपके पास कितना बचेगा फाइनली नेटिंग का। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो हो जाता है देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी कैलकुलेट करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, नाम सिंपल है। टोटल डेट कितना है कंपनी का,
टोटल डेट अगर हम देखेंगे तो ये है 21,000, ओके। और इक्विटी कितनी डली हुई है 9140 की। तो कैलकुलेट करते हैं, 21000 डिवाइडेड बाय 9140, तो ये कितना आता है 2.3। तो फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ योर इक्विटी, आपने अपने जेब से 1 रुपया डाला है, तो बैंक से आपने 2.3 रुपीज़ लिए हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ ओके टाइप ऑफ सिचुएशन। काफ़ी सारी कंपनी जैसे हो गई इन्फोसिस टाइप की कंपनीज में ज़्यादा डेट है ही नहीं, इनफैक्ट कुछ भी डेट नहीं मिलेगा आपको। और अब जैसे स्विग्गी है फॉर एग्जांपल, तो स्विग्गी के पास भी बहुत पड़ा हुआ है इक्विटी, क्योंकि उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट ली है प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स से। सो दे आर ऑपरेटिंग विथ मैसिव इक्विटी। तो देयर कैन बी डिफरेंट मॉडल्स टू इट, बट प्राइमरली अगर आप ऑनगोइंग बेसिस पे आप रन कर रहे हैं, तो आपको कुछ तो पार्ट आपको डेट से लेना पड़ेगा और कुछ तो इक्विटी से लेना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये हो जाती है कि आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है। अगर आप ये देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, राइट? अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस को यहाँ हटा देते हैं, तो प्रॉफिट कितना बढ़ जाता है, राइट? प्रॉफिट मार्जिन हम देखें, प्रॉफिट मार्जिन एकदम 25% हो जाता है। तो इसलिए हमें ये एनालिसिस करना पड़ता है कि अच्छा, अगर डेट हटा दिया तो कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, है ना? और डेट बढ़ा देंगे तो इसका भी नंबर बढ़ जाएगा, तो फिर प्रॉफिट मार्जिन फिर से घट जाएगा। तो ये इसलिए हमें ये वाला रेशियो देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और लास्ट में अगर हम देखें तो ये एक रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी, तो लिख देते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। अब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या बताता है, वर्डिंग्स ही आप समझो, रिटर्न ऑन इक्विटी, आपने इक्विटी कितना इन्वेस्ट किया है और आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आप अगर ऊपर से चालू करें तो सारी कॉस्ट निकल गई है, राइट? डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन निकल गया है। अगर हम इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में सोचें तो जो लोन लिया है बैंक से उनकी भी कॉस्ट निकाल दी गई है, गवर्नमेंट की भी कॉस्ट निकाल दी गई है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? तो बचा जो है ये किसके लिए होता है, ये है बेसिकली शेयर होल्डर्स के लिए, राइट? तो शेयर होल्डर्स का जो रिटर्न है वो नथिंग बट नेट इनकम या नेट प्रॉफिट ही होता है ना? अब ये फॉर्मूला अगर आप देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, इसके फॉर्मूला के आप न्यूमरेटर में देख रहे हैं नेट इनकम, क्योंकि यही शेयर होल्डर्स को अल्टीमेटली एलिजिबल होते हैं इसके लिए। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, शेयर होल्डर्स एक्विटी। और शेयर होल्डर्स एक्विटी कहाँ से मिलेगा, शेयर होल्डर्स एक्विटी हमें मिलता है बैलेंस शीट से। तो इससे हमें पता चलता है कि अच्छा, इतना पैसा डला है तो कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, टू द शेयर होल्डर्स। तो कैलकुलेट करेंगे तो ही पता चलेगा। लेट्स डू दैट। So here it is 4375 divided by 9140, कितना है 47.9%, 53.8% एंड 60.2%। तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। आपको 60% रिटर्न मिल रहा है आपके शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट पे। तो ये तो अमेजिंगली बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है। सो अगर आप ऐसा एनालिसिस कर रहे हैं जैसे अभी हमने किया हिस्टोरिकल एनालिसिस, तो हमें पता चला कि अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी रीजनेबल है और ग्रोइंग ट्रेंड है प्रॉफिट मार्जिन में। अगर हम बैलेंस शीट के बारे में देखें तो लिक्विडिटी रेशियोज काफ़ी कंट्रोल में है, डेट टू इक्विटी भी कम होती जा रही है और आरओई भी बढ़ता जा रहा है। तो नेट नेट में हमें लग रहा है कि ये कंपनी सॉलिड है फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये होता है आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। और आपको रिमाइंड कर दूं कि भाई ये जो स्टेप था वो स्टेप नंबर 2 था, राइट? अभी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, हमें अभी आगे तक जाना है। बाय द एंड हमारे पास ये फुल फाइनेंशियल मॉडल होगा एपेक्स सॉल्यूशन का, और आपको पूरा समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप। सो भाई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। शेयर करने से नॉलेज बहुत बढ़ता है। और एक और चीज़, आप भाई प्रैक्टिस ज़रूर करो। प्रैक्टिस करने से आपको बहुत जल्दी ही ये चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो हम फिर से मिलेंगे स्टेप नंबर 3 वीडियो में, प्रोजेक्टिंग रेवेन्यूज़।